नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक के वीडियो में हमने अध्याय 3 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखे हैं, जिनको क्वेश्चन बैंक के अंदर भी शामिल किया गया है। साथ ही जो MP बोर्ड की विगत वर्षों की परीक्षाओं के अंदर जो है पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो वीडियो हैं वो भी निरंतर जो है चैनल पर आते जा रहे हैं। आप उनको देख कर के अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को परीक्षा में सही करने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर शामिल किया गया है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसके अंदर लिया है। इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो प्रश्न बैंक के अंदर भी जो हैं हमको दिए गए हैं। जैसे ये तीनों क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर शामिल किए गए हैं। अच्छा, इसकी बात करें, हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। तो ब्लूप्रिंट में इस अध्याय से क्या क्या जो है आने वाला है। तो इस अध्याय से कुल मिलाकर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। और जो प्रश्न की बात करें हम, तो एक 4 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। अर्थात ये जो कुल मिलाकर के अध्याय अपना बनेगा वो 6 नंबर का अध्याय बनने वाला है। इसमें इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है कि ये जो प्रश्न है वो पहले 5 नंबर में आता था, लेकिन अब इसको जो है यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न ही जो है पूछा जाएगा। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके बेसिक से। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हम px, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा बहुपद था, अगर px एक द्विघात बहुपद हो, px कैसा हो? द्विघात बहुपद हो, तो द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि ऐसा द्विघात बहुपद जिसे यदि हम इस रूप में लिख दें, किसके रूप में लिख दें? px बराबर 0 के रूप में लिख दें, जहाँ px क्या है? एक द्विघात बहुपद हो। तो इस रूप के बहुपद को जब हमने 0 के बराबर कर दिया तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। साथ ही ये जो लिखा हुआ है, हम द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ये था और इसको 0 के बराबर कर दिया तो ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हो जाएगा। लेकिन इसके साथ शर्त ये रहेगी कि यहाँ पर a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a अर्थात यहाँ पर जो अचर राशियाँ हैं a, b, c, ये तीनों ही कैसी हैं? तीनों ही वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से ली गई हैं। और देखिए, अगर यहाँ पर a बराबर 0 हो जाता है, अगर हम यहाँ a बराबर 0 कर देंगे तो अपने को ये समीकरण जो है इस रूप का प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हम देखें कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ पर 1 घात वाले समीकरणों को हम क्या बोलते हैं? जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर अपना ये लिखना ज़रूरी है सामान्य रूप के अंदर कि a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप लिखिए। अब इस अध्याय के अंदर है क्या क्या? इस अध्याय के अंदर है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। और हल करने की जो विधियाँ हैं वो 3 विधियाँ अपने को यहाँ पर दी गई है। एक गुणनखंड विधि है, एक द्विघाती सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र विधि बोलते हैं, और सूत्र विधि भी इसको बोला जाता है। और तीसरी विधि जो है वो कौन सी है? पूर्ण वर्ग विधि। इससे समीकरणों को हल करने के लिए कहा जाएगा कि ये तीनों विधियां हैं। इसमें कोई भी समीकरण आपको दे देंगे, उसको उस विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही इसमें से जो हटाया गया भाग है वो भी हम देखते हैं। इस साल के लिए जो हटाया गया भाग है इस अध्याय में से, वो है कि स्थितिजन्य सवाल, जिनको हम जो है द्विघात समीकरण में बदल सके। अर्थात नदी वाले सवाल, रेलगाड़ी वाले सवाल, कार वाले सवाल, बस वाले सवाल, जो स्थिति पर आधारित सवाल हैं, उनको यहाँ से जो है इस साल के लिए हटाया गया है। यहाँ हम आते हैं इस पहले प्रश्न की तरफ, और यहाँ लिखा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है।
या द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहला भाग जो दिया है उसमें हम लिख देते हैं जो हमें दिया गया है x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। यहाँ से ये जो प्रश्न है पिछले साल 1 नंबर के अंदर पूछा गया था कि जांच कीजिए कि क्या है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अब होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है बनता है a² + 2ab + b² के बराबर होता है। तो a के लिए हमारे पास में x है और b का जो मान है वो कितना है 1 है। तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा a² अर्थात x² + 2 a का मान कितना है x है, b का मान कितना है 1 है और प्लस b का स्क्वायर, b के लिए कितना है 1 है अर्थात 1 का स्क्वायर इक्वल टू इधर आप जो है इस 2 का गुणा जो है ब्रैकेट के अंदर करवा दीजिए तो 2x और इसमें भी होगा तो ±-6 अपने को मिल जाएगा। इसको हम सरल कर लेते हैं। x² प्लस यहाँ से अपने को 2 का गुणा 1 में करा तो 2 ही मिलेगा और x के साथ इसका गुणा हो जाएगा तो 2x मिल जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। और साथ में एक काम और कीजिए कि इधर से जो जितनी राशियां हैं सबको इधर लेकर के आ जाइए तो -2x हो जाएगा और -6 इधर आएगा तो +6 बराबर के इधर मिलेगा अपने को 0। अब इसको हम जो है क्या करते हैं, हमारा जो सामान्य रूप था कौन सा था, सामान्य रूप x2 वाला पद सबसे पहले, फिर x वाला पद, फिर अचर राशि और बराबर के उधर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो x2 वाला पद देखते हैं हम, x2 वाला एक ही पद है। फिर x वाला पद देखते हैं हम तो यहाँ पर -2x और +2x है, ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। और फिर अचर राशि देखते हैं हम 6 + 1 कितना मिल जाएगा 0 के बराबर अपने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि चूंकि यह जो है किस रूप का है, यह उस सामान्य रूप का है x² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि अतः यह जो है क्या है एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हुई 2 हुई है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपका अचर राशि भी हो, अगर सिंपली हम ऐसा लिख दें कि 3x² = 0, ये भी द्विघात समीकरण होगा कि x2 वाला पद हमें नज़र आना चाहिए। चलिए इसका जो अगला भाग है उसकी तरफ हम आते हैं। x-2 होल स्क्वायर + 1 इक्वल टू 2x-3। इसकी जांच करने की क्या है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए a-b होल स्क्वायर का फार्मूला, इससे अपने को इसको ओपन करना पड़ेगा। और क्या है a-b होल स्क्वायर का फार्मूला, a-b में a-b का गुणा हम करवा देंगे तो बन जाएगा a² - 2ab + b²। यहाँ प्लस वाले में 2ab के आगे प्लस रहता है और यहाँ पर कितना रहता है माइनस रहता है। तो a के लिए हमारे पास कितना है x है, तो अगली स्टेप में अपने को मिल जाएगा x² और माइनस सूत्र वाला -2, a की वैल्यू कितनी है x है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, प्लस b² अर्थात -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, क्योंकि माइनस तो आपका सूत्र में आ गया है, +1 बराबर के इधर कितना मिला 2x-3। इसको सरल कर लेते हैं। x² यहाँ संख्या का गुणा संख्या में होगा, देखिए 2 का गुणा x में नहीं हो सकता है, संख्या का गुणा संख्या में होगा क्योंकि x तो हमारी कौन सी राशि है, चर राशि है। तो यहाँ पर मिल जाएगा -4x + 2 की घात 2 अर्थात 4 धन 1 और सबको इधर लेकर के आइए -2x और -3 भी इधर आया तो +3 बराबर के इधर कितना मिला 0 मिला। यहाँ पर हम देखते हैं x², x वाले पदों को देखिए कितने x हैं -4x और कितने हैं -2x। -4 पहले से था, -2 और आ गया तो और बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे -6x हो जाएंगे। 4 + 1 5, 5 और 3 कितना हो गया 5 + 3 8 बराबर हो गया 0 के। अब यह भी जो है किस रूप का है, चूँकि यह द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है हमारा x² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह दिया गया जो समीकरण है यह भी जो है क्या है एक द्विघात समीकरण हमारा बनेगा। इसका जो तीसरा भाग है जो हमें दिया है x 2x + 3, x × 2x + 3 = x² + 1। ये उदाहरण नंबर 2 का तीसरा भाग है, पेज नंबर 81 पर आपको मिलेगा बुक के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब इस x का गुणा अंदर करवा दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो x का 2x में गुणा हो तो 2 × x की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2x² मिलेगा, प्लस
x का गुना 3 में होगा तो कितना मिलेगा, 3x अपने को प्राप्त हो जाएगा। और इधर मिलेगा अपने को x² + 1। अब क्या करना है, उधर से जितने भी हैं सभी को इधर लेकर के आइए। 2x² + 3x माइनस x² और प्लस इधर आया तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर मिला 0 के। अब x² की हम बात करें क्योंकि अपने को सामान्य रूप के अंदर इसको जमाना है, तो सबसे पहले x की घात 2 वाला पद, यहाँ पर कितने x² है, 2x² है, और कितने आ गए, माइनस हो गए। कितने माइनस हुए, तो 1x² माइनस हुआ, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, x² प्लस x वाला पद कितना है, यहाँ पर केवल ये है 3x, और बिना x वाला पद अर्थात अचर राशि हमारे पास में कितनी है, -1 बराबर 0 अपने को मिलेगा। अब चूंकि यह किस रूप में आ रहा है हमारे पास में, यह x² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह भी जो है क्या है, एक द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त होगा। हम लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण। यहाँ से अब हम आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 पर। तो इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 4 है, पेज नंबर 83 पे, और सप्लीमेंट्री 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, दिया गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण। जो हमें दिया गया उसको सबसे पहले लिख लीजिए, 6x² - x - 2 बराबर 0। कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इनको हल करना है। परीक्षा में कि केवल समीकरण हल करने के आपको बोला जाए तो आप किसी भी विधि से उसको जो है हल कर सकते हैं, लेकिन जब गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं तो गुणनखंड विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब यहाँ समीकरण के अंदर 3 पद हो। बहुपद के अंदर भी हमने देखा था, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए थे और समीकरण के मूल, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हम इसको बीच वाले पद को कितने भागों में तोड़ना पड़ेगा, 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। चिन्ह की बात करें तो सबसे पहला क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह है। यहाँ माइनस चिन्ह है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो एक गुणनखंड होगा प्लस का होगा और एक गुणनखंड जो होगा माइनस का होगा। ये ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का होगा, तभी हम अर्थात गुणनखंडों को घटाना अपने को पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस चिन्ह का मतलब है माइनस वाला जो गुणनखंड है उस पर आपको बड़ा गुणनखंड माइनस वाला लेना है और छोटा गुणनखंड प्लस वाला लेना है। चलिए, -2 का गुना यहाँ पर a का गुना c में करवाएं तो कितना आना चाहिए, -12। एक फिक्स नंबर मिलना चाहिए अपने को कि वो किसके बराबर होना चाहिए। हमेशा दोनों ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका गुणा -12 के बराबर हो। तो शुरुआत हम 1 से करेंगे। 1 का गुना -12 में कराया तो -12। देखिए, बड़े वाले पे आपको हमेशा माइनस चिन्ह लगाना है। 2 का गुना अगर आप -6 में कराएंगे तो भी -12 मिलेगा। 3 का गुना आप -4 में कराएंगे तो भी -12 मिलेगा। और 4 का गुना आप 3 में कराएंगे लेकिन बड़े पर ऋण चिन्ह लगाना, इसलिए -4 × 3 तो भी आपको -12 मिलेगा। क्या होगा, गुणनखंड रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हम -4 में से +3 को घटाएंगे तो अपने को -1x मिल जाएगा। तो ये हमारे 2 गुणनखंड मिलेंगे। देखिए, पहला गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 6x² की जगह 6x² लिख दीजिए, -4x और +3x चिन्ह सहित आप लिख दीजिए। और यहाँ पर कितना बच रहा है हमारा, -2 बच रहा है। तो ये समीकरण हमारा आपस आप चेक कर सकते हैं, -4x में से +3x अगर आप जोड़ेंगे तो आपको -x मिल जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में अपने को जो क्या करना है, कॉमन लेना है। 4 हिस्से बन गए, 4 पद अपने को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 दोनों में कॉमन कौन है, एक तो 2 कॉमन मिलेगा। क्यों, क्योंकि 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में आता है, और यहाँ पर x की घात 2 और x की घात 1 में से आपको x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 3x और -2 यहाँ से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यही चिन्ह यहाँ लगाना है। कौन सा चिन्ह है, प्लस है। अब अगले ब्रैकेट में भी अपने को 3x - 2 मिले, इसके लिए आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लेना है 1 के अलावा। तो यहाँ पर भी अपने को मिल जाएगा 3x - 2 = 0। ठीक है, अब 3x - 2 यहाँ पर भी है, 3x - 2 यहाँ पर भी है, दोनों में से फिर 3x - 2 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस यहाँ से मिला अपने को 1 बराबर किसके, 0 के। 2 ऐसी राशियाँ जिनका गुणा 0 के बराबर हो। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई तो एक 0 होगा, तभी दोनों का गुणा किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो ये कुछ भी हो लेकिन ये 0 हो जाए तो उत्तर 0 मिलेगा, या
ये राशि कुछ भी हो और ये 0 हो जाए तो भी उत्तर अपने को 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसमें से 3x - 2 बराबर 0 होगा या फिर 2x + 1 बराबर होगा 0 के। जब 3x - 2 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से अपने को क्या करना है, अचर राशि को उधर लेकर के जानी है। तो अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे +2 मिल जाएगा और यहाँ से भी अपने को मिल जाएगा 2x = -1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x का मान चाहिए, इसे हम समीकरण का हल या समीकरण का मूल बोल रहे हैं। तो x = मिल जाएगा 2/3 या यहाँ से x = मिल जाएगा -1/2। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल अपने को मिले हैं, वो पहला मूल 2/3 मिला है और दूसरा मिला है -1/2 के। यहाँ दूसरा जो समीकरण दिया है वो x² - 3x - 10 = 0। x² - 3x - 10 = 0 हमें दिया गया द्विघात समीकरण है। सप्लीमेंट्री 19 के अंदर पूछा गया है समीकरण के मूल जो हैं ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर के अंदर ही पूछा गया। देखिए तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि x2 का गुणांक, बीच वाले पद को हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है। यहाँ माइनस है अर्थात जो गुणनखंड है वो घटाने से आएंगे और यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस वाला गुणनखंड बड़ा और प्लस वाला गुणनखंड छोटा। गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 का गुणा -10 में करवाएंगे तो एक -10 फिक्स नंबर हमारे पास हो गया कि ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिनका गुणा किसके बराबर हो, -10 के बराबर हो। 2 का गुणा -5 में करवाएंगे तो भी आपको -10 मिलेगा और उसके बाद में -5 का गुणा अगर आप 2 में कराएंगे तो भी -10 आपको मिल जाएगा। रिपीट हो गया गुणनखंड। यहाँ पर गुणनखंड करना बंद कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या गुणनखंड अपने को मिल गए हैं। देखिए माइनस वाला बड़ा है तो -5 + 2 आपको -3 मिल जाएगा। तो पहले जो माइनस वाला गुणनखंड लिख लीजिए -5x, फिर लिख दीजिए +2x - 10 = 0। 4 पद मिले हैं, इनमें से 2 में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x अपने को कॉमन मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा x - 5, यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन लें कि अपने को x - 5 मिल जाए। तो 2 और 10 दोनों में कॉमन अपने को मिलेगा, 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 एकम 2 भाग लगाया, x मिला, -2 × 5 = 10 बराबर हुआ किसके, 0 के। एक गुणनखंड पहला आपका x - 5 मिल गया और दूसरे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से x + 2 = 0। यहाँ से x मिला प्लस यहाँ से 2 मिला, चिन्ह के साथ लिख दीजिए, कोई मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो इसका अर्थ है कि या तो x - 5 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। जब x - 5 0 के बराबर हुआ तो x = 5 और x = -2। तो हमारे जो आंसर मिलेंगे, अतः समीकरण के जो 2 मूल हैं वो कितने हो गए, 5 और -2। तीसरा भाग जो दिया गया है, यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हमें 2x² + x - 6 = 0। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह है, इसका अर्थ है कि दोनों जो गुणनखंड है वो घटाने से अपने को प्राप्त होने वाले, लेकिन यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस है, इसलिए प्लस वाला गुणनखंड अब की बार बड़ा रहेगा और माइनस वाला जो गुणनखंड रहेगा वो छोटा गुणनखंड अपने को प्राप्त होगा। गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर गुणनखंड हम करते हैं तो 2 का -6 में गुणा हुआ तो कितना मिल जाएगा, -12। एक फिक्स नंबर अपने को चाहिए, दोनों गुणनखंडों का गुणा -12 के बराबर होना चाहिए। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। और देखिए गुणनखंड बड़ा कौन सा है, प्लस वाला बड़ा है, तो हमेशा प्लस बड़े गुणनखंड पर प्लस चिन्ह लगाइए और छोटे पर माइनस चिन्ह आप लगा दीजिए। तो 1 का गुणा आप किस में कराएंगे, 12 में कराएंगे तो -12 आपको मिल जाएगा। फिर -2 का अगर आप 6 में करवा देंगे मल्टीप्लाई तो भी -12 मिल जाएगा। -3 का 4 में करवाएंगे गुणा तो भी -12 मिल जाएगा और 4 का -3 में करवाएंगे तो भी -12 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्यों, क्योंकि रिपीट हो गए तो एक बार चेक कर लेते हैं हम गुणनखंडों को कि +4 -3 तो अपने को +1 मिल जाएगा। अर्थात हम पहला गुणनखंड जो लिखे हैं क्या लिखेंगे, +4x और दूसरा लिख देंगे -3x -6 = 0। 4 पद मिल गए हैं। 2 और 4 में सबसे पहले संख्या में कॉमन लें 2 और x की घात 2 और x की घात 1 में से x कॉमन लिया। 2x हमारा बाहर चला गया तो यहाँ से x की घात 1 अपने को प्राप्त हो जाएगी। चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर बीच में प्लस है। 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 मिलेगा और x हमने कॉमन लिया तो यहाँ से x + 2 मिला। अगले कोष्टक में भी x + 2 मिले, उसके लिए आपको यहीं पर यही चिन्ह लगाना है। और 3 और 6 दोनों में कॉमन देखिए कितना मिलेगा, अपने को 3 कॉमन मिल जाएगा और x तो उधर आगे है नहीं तो अपने को केवल 3 संख्या ही कॉमन लेनी पड़ेगी। यहाँ से मिल जाएगा x
और आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। जब आप वापस गुणा कराएंगे ना इसका, तो प्लस माइनस माइनस आपको आंसर में मिल जाएगा। बराबर के उधर कितना है 0। एक ब्रैकेट में कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर कितना लिख दिया है 6 लिख दिया है, 6 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे प्लस 3। 6 में से 3 को आपने कॉमन लिया तो भाग लगाएंगे, 3 दूना 6 अपने को x+2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, तो x+2 और यहाँ से कितना मिल रहा है अपने को 2x और यहाँ से कितना मिल रहा है -3 बराबर हुआ किसके 0 के। जब ये x+2 बराबर होगा 0 के या फिर ये 2x - 3 बराबर होगा किसके 0 के। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जब x+2 बराबर हुआ 0 के तो x = -2 या फिर इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 2x = मिल जाएगा अपने को, -3 है तो इधर आया तो +3 अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी -2 या फिर x = मिल जाएगा, इस 2 को हम उधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा समीकरण के जो दो मूल मिले हैं -2 हैं और 3/2 है। इस प्रश्न के अंतिम भाग की तरफ हम आते हैं, जिसमें दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, और सप्लीमेंट्री 19 के अंदर इसको पूछा गया है। तो समीकरण के मूल अपने को ज्ञात करने, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए कि इस 8 का जो है एलसीएम ले लीजिए। यहाँ बटे में कुछ नहीं, अर्थात हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। फिर हर से हर को भाग लगाना है, तो 8 मिला, 8 का गुणा ऊपर हमने करवाया तो कितना मिल जाएगा अपने को 16x² माइनस, यहाँ पर भी हमने हर से हर को भाग लगाया, 8 मिला, 8 का गुणा 1x में हो तो माइनस का 8x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 मिलेगा अपने को, 8 से 8 को भाग लगाया +1 बराबर 0। अब इस 8 को हम उधर भेज देते हैं, 0 में गुणा हो जाएगा 8 का, तो अपनी जो द्विघात समीकरण अपने को मिलेगी 16x² - 8x + 1 = 0। अब हम देखते हैं इस बीच वाले पद के 2 टुकड़े करना है, किस प्रकार से करना है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है आप देखिए, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है तो हमको जो 2 गुणनखंड है उनको हमको जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है माइनस है। जब हम जोड़ रहे हैं और माइनस कब आए, तो दोनों गुणनखंडों का आप कैसा कर दें, माइनस का कर दें। तो जब दोनों राशियाँ जो है आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो आपस में जुड़ जाएगी। तो गुणा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 का गुणा 16 में कराया था, गुणनखंड कितने मिलने चाहिए अपने को, एक फिक्स नंबर मिल गया 16, लेकिन दोनों कैसे हैं माइनस के आ रहे हैं, इसलिए दोनों गुणनखंडों पर माइनस चिन्ह आप लगा दीजिए। अगर आप -2 का -8 में गुणा करवाएंगे तो भी 16 मिलेगा, -4 का -4 में गुणा करवाएंगे तो भी 16 मिलेगा, और इसको वापस चेंज करेंगे तो वही मिलेगा, रिपीट हो जाएंगे, चेक कर लीजिए। -4 और -4 हो रहा है क्या, -8 बिल्कुल हो रहा है। तो आप यहाँ पर पहला गुणनखंड जो लिखेंगे वो लिखेंगे -4x, और दूसरा लिखेंगे वो भी -4x + 1 बराबर हुआ किसके 0 के। अब 16 और 4 दोनों में कॉमन देखिए, क्या कॉमन है 4, और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा अपने को x कॉमन मिलेगा। 4 कॉमन लिया आपने 16 में से, तो 12 नहीं लिखेंगे, कॉमन लेने में भाग लगाते हैं, इसलिए 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, और x का 2 में से 1 कॉमन लिया तो आपका 1x यहाँ पर बच गया, -4x तो आपने बाहर कॉमन ले लिया इसलिए -1 मिला। यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है माइनस। अगले ब्रैकेट में भी आपको क्या चाहिए, 4x - 1 चाहिए, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो यहाँ से अपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिला 4x, और प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस आपको अंदर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4x - 1 आपको मिल गया। 4x - 1 4x - 1 फिर से कॉमन लीजिए 4x - 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x, अगले कोष्टक में लिखेंगे, और -1 यहाँ पर हमने लिख दिया, दोनों का गुणा 0 के बराबर। तो या तो ये 4x - 1 0 के बराबर होगा, या फिर ये 4x - 1 बराबर होगा किसके 0 के। जब ये 0 हुआ तो 4x = 1, या फिर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4x = 1, तो x की वैल्यू मिलेगी 1/4, या फिर यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1/4। आंसर मिल जाएगा अपने को कि हमारे समीकरण के जो 2 मूल हैं वो 1/4 और 1/4 होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये एक्सरसाइज 4.2 का 3rd क्वेश्चन ही है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले देखिए संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है। जब पहली संख्या हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दिया हुआ है कि संख्याओं का योग कितना है 27 है,
क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना दिया हुआ है, दोनों को जोड़ें तो अपने को मिलेगा कितना, 27 के बराबर प्राप्त हो रहा है। और पहली संख्या को हमने माना है, कितना माना है, x माना है, प्लस यहाँ पर हमारी जो दूसरी संख्या मिलेगी बराबर इधर 27। जब इस x को उधर लेकर के जाएंगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, तो हमारी दूसरी संख्या मिलेगी 27, और इस x को उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, -x। कभी कभी हम x - 27 कर देते हैं, वो फिर यहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो जब दो संख्याओं का योग 27 है, अब इसके इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो इनका योग हमेशा अपने को कितना मिलेगा, 27 के बराबर जो है प्राप्त होगा। अगली शर्त क्या दे रखी है प्रश्नानुसार, दोनों का गुणा 182 के बराबर है, अर्थात पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी है, 27 - x, दोनों का गुणनफल जब हम गुणा करवाते हैं तो अपने को 182 प्राप्त होता है। तो गुणा करवा दीजिए इन दोनों संख्याओं का, x का गुणा 27 में होगा तो 27x, प्लस माइनस x का गुणा x में हुआ तो x की घात हो जाएगी 2, बराबर कितना मिला, 182। अब सबको एक तरफ लेकर के आइए और इसको द्विघात समीकरण में लिखने का प्रयास करते हैं। तो x की घात 2 वाला पद सबसे पहले, लेकिन इसके साथ में क्या है, माइनस चिन्ह भी है, तो चिन्ह सहित आप लिख दीजिए -x²। यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात क्या है, प्लस चिन्ह है, प्लस 27x x वाला पद, और फिर बिना x वाला पद इसको इधर लेकर के आइए, -182 बराबर हो गया 0 के। -1 से पूरे समीकरण को अगर हम भाग लगा देते हैं तो अपने को समीकरण मिल जाएगा x², और माइनस से भाग लगा इसलिए प्लस काय में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो -27x, और ये माइनस किस में बदल जाएगा, चिन्ह बदल दिए एक तरीके से हमने, 182 बराबर हुआ 0 के। अब इसको अपने को दो टुकड़ों में तोड़ना है। यहाँ पर चिन्ह देखिए, तीसरे नंबर पे जो चिन्ह होगा ये हमको बताएगा कि हमने गुणनखंडों को जोड़ना है कि घटाना है। प्लस चिन्ह है अर्थात गुणनखंड जुड़ेंगे, और यहाँ माइनस चिन्ह अर्थात दोनों गुणनखंड जो होंगे वो माइनस चिन्ह कब आएगा, जब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तभी माइनस आएगा, कि इनको जोड़ना है अपने को। तो यहीं से अपने को जो है इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। यहाँ पर 1 का गुणा किस में करवाएं आप, 182 में कराएं, तो गुणा किसके बराबर आना चाहिए, एक फिक्स नंबर है 182, और जोड़े घटाएं तो आपको जो है कितना मिल जाना चाहिए, यहाँ पर -27 के बराबर मिल जाना चाहिए। गुणनखंड करना आप सीख गए होंगे, आप गुणनखंड कीजिए -13 और -14। जब हम इसमें गुणा करवाते हैं तो आपको यहाँ पर इन दोनों का गुणा 182 के बराबर होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो -27 मिल जाएगा। तो पहला गुणनखंड आपका हो जाएगा -13x -14x प्लस 182 बराबर 0। 4 पद मिल चुके हैं, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आएगा यहाँ से, तो x -13 मिला, यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, तो माइनस, दोनों में कॉमन 14 लेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, और आपने प्लस में से माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस, और 182 को 14 से भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, -13 = 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट आपका x -13 मिलेगा, और दूसरे कोष्टक में मिल जाएगा x -14 बराबर हुआ किसके, 0 के। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो x -13 बराबर 0 के होगा, या फिर x -14 बराबर होगा किसके, 0 के। जब ये 0 हुआ तो x = 13, और जब ये 0 हुआ तो x = 14। अब दोनों की स्थितियों के बारे में अपने को विचार करना है कि जब x कैसा हो, x इसको माना था हमने, पहली संख्या को माना था। अगर पहली संख्या 13 हुई तो दूसरी संख्या कितनी थी हमारी, दूसरी संख्या थी, यहाँ से देखिए आप, 27 - x थी, 27 - x। तो दूसरी संख्या आपकी जो है कितनी मिल जाएगी, x का मान कितना रखेंगे हम यहाँ पर, 13 रख देंगे तो 14 मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि जब आप जो है x = 14 लेते हैं, x क्या था, पहली संख्या थी, ये अपने को प्राप्त हुई 14, तो यहाँ पर अपने को जो दूसरी संख्या मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 27 - x हमारी दूसरी संख्या थी, तो 27 - 14 किसके बराबर होगा, 13 के। अतः हम देखते हैं कि आज संख्या 13 और 14, यहाँ पर भी देखें 13 और 14, तो यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे कि अतः संख्याएँ जो होगी, हमको जो संख्याएँ मिलेगी दोनों, वो 13 और 14
हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर भी अपने को मानना पड़ेगा कि माना कि पहला पूर्णांक, पूर्णांक से आप परिचित होंगे, पूर्णांक अर्थात जो बटे बटे में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो और पूर्ण संख्या हो। और यहाँ पर कैसा दिया है, धनात्मक दिया है, इसलिए यहाँ पर अपने को धनात्मक राशि लेनी है। तो हमने मान लिया कि पहला पूर्णांक x है, तो इसका क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होगा, क्रमागत मतलब इसके क्रम से आगे आने वाला। जैसे हम गिनती बोलते हैं, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, 3 के बाद कितना आता है, 4 आता है। तो ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं, क्रमागत कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्रमागत। और क्रमागत कैसे मिलता है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो क्रमागत मिल जाएगा। 3 का क्रमागत कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 का क्रमागत कितना मिल जाएगा अपने को, इसमें 1 जोड़ दिया तो 5 मिल जाएगा। तो इसका क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, तो इसका क्रमागत जो हमारा क्या है, दूसरा पूर्णांक है, तो वो कितना मिलेगा अपने को। यहाँ पर अभी हमारे पास में 2 की जगह अगर हम x लिख दें तो इसमें 1 जोड़ा तो कितना मिल जाएगा अपने को, x+1 मिल जाएगा। तो हमको दोनों पूर्णांक मिल गए, एक 1 से, दूसरा x+1 है, और इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा पहला पूर्णांक, इसका वर्ग कर दें, और दूसरा पूर्णांक इसका भी क्या कर दें, वर्ग कर दें, और दोनों का वर्ग करके क्या करना, अपने को जोड़ना है, योग करना है। तो किसके बराबर आ रहा, 365 के बराबर आ रहा। मान रख दीजिए आप, पहला पूर्णांक क्या था, x था, दूसरा पूर्णांक कितना है, x+1, पूरे का होल स्क्वायर हो गया 365। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, x² प्लस 2ab प्लस b², एक का और कितना मिलेगा अपने को, 1 के बराबर ही मिलेगा, बराबर कितना हो गया 365। x के 2 वाले पद को लिखे सबसे पहले, 1x² और 1x² कितना हो गया, 2x² अपने को मिल गया। फिर x के 1 वाला पद प्लस 2x प्लस 1, और इधर से इसको इधर लेके आएंगे तो -365 बराबर के उधर कितना मिला, 0 मिला। तो 2x² प्लस 2x, और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए अपने को मिलेगा 364 बराबर 0। 2 से पूरे समीकरण को हम भाग अगर लगा देते हैं तो यहाँ से अपने को x² मिलेगा, यहाँ से x मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा -182 बराबर होगा किसके, 0 के। अब इसके 2 टुकड़े करना है, क्योंकि अपने को इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस है, अर्थात एक प्लस का होगा और एक गुणनखंड माइनस होगा। घटाने से प्राप्त हो रहा है, घटाएंगे कब, जब प्लस का हो, एक माइनस का हो। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, अर्थात जो बड़ा गुणनखंड होगा वो हमेशा प्लस का रहेगा। तो कैसे रहेंगे गुणनखंड, इसका और इसका गुणा, a और c का गुणा, अर्थात a और -182 का गुणा हमेशा कितना होना चाहिए, गुणा हमारा फिक्स हो गया -182, और जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। गुणनखंड आप करके देखिए, तब तक मैं इसके गुणनखंड डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि 182 गुणनखंड कौन कौन होते हैं, 13 और 14 होते हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह जो लगेगा माइनस का वो छोटी वाली नंबर पर लगेगा। तो आप इसको जो है 14 गुना -13 भी लिख सकते हैं, और दोनों का गुणा किसके बराबर आना चाहिए, -182 के बराबर। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, देखिए x² प्लस 14x और -13x -182 बराबर हो गया किसके, 0 के। इन दोनों में x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लिया तो x+14 मिला। यहीं पे यही चिन्ह लगाना है माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 13 कॉमन है, तो x और आपने माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो अगले ब्रैकेट के अंदर भी अपने को x+14 मिल जाएगा। x+14 दोनों जगह अपने को प्राप्त हो गया, तो x+14 को फिर कॉमन लें, यहाँ से मिलेगा x -13 बराबर कितना हुआ, 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x+14 बराबर होगा 0 के, या फिर x -13 बराबर होगा 0 के। जब ये 0 हुआ तो x इक्वल टू मिल जाएगा अपने को -14, और जब ये 0 हुआ तो x इक्वल टू मिल जाएगा +13, उधर लेकर के हम चाहेंगे। तो यहाँ पर कैसा होगा कि x इक्वल टू -14 जो मान अपने को आ रहा है, इसे हम अस्वीकृत कर देंगे। अस्वीकृत कर देंगे, क्यों करेंगे अस्वीकृत, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक हैं,
तो हमारे पास कितना आ रहा है, x की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है। तो यहाँ पर अस्वीकृत इसलिए किया क्योंकि x जो है हमारा वो कैसा रहना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक है, वही मान अपने को लेना है। इसलिए x इक्वल टू कितना लेंगे, अतः x की जो वैल्यू है वो 13 हम लेंगे। x की वैल्यू 13, x इसको माना था, पहला पूर्णांक हमने माना था, तो पहला पूर्णांक इसका आंसर अपने को मिल गया कि पहला पूर्णांक जो है वो कितना हो गया 13। और दूसरा पूर्णांक कैसे निकालेंगे, दूसरा पूर्णांक जो निकालेंगे हम x+1, इसका क्रमागत था, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो आपको इसका क्रमागत पूर्णांक मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 14 अपने को प्राप्त हो जाएगा। अतः जो पूर्णांक अपने को प्राप्त होंगे वो 13 और 14 हैं। आते हम इसके आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं जो अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम बोलते हैं कर्ण, और एक जो होता है लंब और एक होता है आधार। तो जो लंब होता है उसे हम त्रिभुज की ऊंचाई भी जो है बोलते हैं। तो ये हमारे पास में ऊंचाई हो गई, आधार हो गया और कर्ण हो गया। अब क्या दिया है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण तो हमारा फिक्स हो गया कि 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए आधार की वैल्यू अगर अपने पास में होगी तो हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि क्या मानना पड़ेगा अपने को, जो ज्ञात करना है, इन दोनों भुजाओं को अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें से हमने मान लिया कि माना कि आधार जो है हमारे पास में कितना हो गया, x सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, ऊंचाई अपने को दे रखी है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना है 1 से, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम कितनी हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई जो अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि समकोण त्रिभुज है और जब भी समकोण त्रिभुज हो, अर्थात ये एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है या फिर जो है इसका जो तीसरा अध्याय था दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न है। तो हमको इसमें केवल x एक ही चर लेना है या दो चर मान करके इसको चलना है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्रश्न होंगे उसके अंदर या तो गुणनफल वाली बात होगी या फिर वर्गों का योग होगा या फिर कौन सा त्रिभुज होगा, अपना समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को पढ़ते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो ये द्विघात समीकरण का सवाल है। तो यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज जब भी दिया हो तो सबसे पहले अपना ध्यान जाता है पाइथागोरस प्रमेय पर। और पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और लंब हमारे पास में क्या है, ऊंचाई है, और ये कितना है, आधार है। तो कर्ण का मान तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लिख दीजिए, 13 का वर्ग अपने को प्राप्त हो जाएगा। ऊंचाई हमारी कितनी मिली अपने को, x - 7 होल स्क्वायर, और आधार कितना है x है, और इसका क्या करना है, घात 2 लगानी है। तो इस प्रकार हम इसको अब हल करके द्विघात समीकरण में बदल देते हैं। किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए यहाँ पर 13 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा 169, 13 × 13। x - 7 का होल स्क्वायर अपने को फार्मूले से ओपन करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, a² - 2ab + b²। तो a के लिए आपके पास में कितना है, x है, तो x² - 2, a का मान x मिला और b का मान कितना है आपके पास में 7 है, ये हमारा जो है वो b हो जाएगा। और चूंकि फार्मूले में माइनस है इसलिए अब आपको यहाँ पर -7 नहीं लिखना है, प्लस b², b की वैल्यू अर्थात 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो बच रहा है हमारा x² बच रहा है। तो 169 = x² माइनस यहाँ पर अपने को मिलेगा 7 दूनी 14x प्लस 49 प्लस x²। कितने x² हो गए ये लिख लीजिए, x² और x² मिला अपने को 2x² मिल गया, माइनस के 14x हैं और प्लस 49। अब इस 169 को भी अगर हम उधर लेकर के चले जाते हैं तो अपने को मिलेगा 2x²
माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर के इधर अपने को मिल जाएगा 0। तो यहाँ से अपने को प्राप्त हो जाएगा 2x² माइनस 14x और 49 आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, जब हम माइनस करेंगे तो 169 माइनस 49 अपने को मिल जाएगा 120 बराबर होगा 0 की। 2 से पूरे समीकरण को अगर हम भाग लगा दें तो ये चेंज हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर हुआ किसके 0 के। अब अपने को यहाँ पर ऐसे दो गुणनखंड करना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, मतलब गुणनखंड घटाने से मिलने वाले हैं और घटाएंगे कब, जब चिन्ह विपरीत हों दोनों गुणनखंडों के। और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस वाला गुणनखंड हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। गुणनखंड करवाएं तो गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि अगर हम इनका गुणा करवाते हैं तो -60 के बराबर आना चाहिए। -60 फिक्स नंबर मिल गया -60 और बड़ा गुणनखंड हमेशा माइनस का रहना चाहिए। तो ऐसे दो गुणनखंड अपने को प्राप्त होंगे 12 गुना 5, इसमें से बड़ा जो है वो माइनस का हो जाएगा तो -60 अपने को प्राप्त हो जाएगा। गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर हुआ किसके 0 के। इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं हम तो x माइनस 12 मिलेगा, यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है तो प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 बराबर होगा किसके 0 के। x माइनस 12 फिर आ रहा है तो x माइनस 12 फिर हम कॉमन लें तो यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा +5 तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब x माइनस 12 बराबर होगा 0 के या फिर x प्लस 5 बराबर होगा किसके 0 के, तो x इक्वल टू 12 या फिर x इक्वल टू -5। इस -5 को हम अस्वीकृत कर देंगे। क्यों अस्वीकृत करेंगे, क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई है और लंबाई कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होती है। और x हमने किसको माना था, आधार को माना था, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का जो आधार है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मानी थी हमने, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7, तो 12 में से 7 आप कम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5 सेंटीमीटर। आंसर हम लिख देंगे त्रिभुज का आधार जो है वो कितना प्राप्त हुआ आपको 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है और ऊंचाई जो प्राप्त हुई है त्रिभुज की वो हुई है 7 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस अध्याय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो देख करके प्रश्नों को सीखते जाइए और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।